नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। यानी कि दोस्तों, कक्षा 3 के छात्रों को गणित की एक टीचर ने क्या दिए, प्रश्न दिए। इस तरह से उनको प्रश्न जो है दिया गया है। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रक यानी कि वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपका, कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, यह एक खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है। और चौथा ऑप्शन है, समय बचाने के लिए शिक्षिका को गृह कार्य के तौर पर ऐसे 10 प्रश्न और हल करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो तीसरी क्लास के बच्चे हैं उनको गणित की अध्यापिका ने इस तरह से प्रश्न जो है समझाए, उनके बाद उनके वर्कशीट में इसी तरह के प्रश्न जो है दे दिए और उनसे कहा कि इनको हल करो। तो एक कौन सा जो है मेथड का यूज कर रही है वहां पे टीचर जो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका, यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है ना, खुले सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी कि करके सीखना से क्या अभिप्राय है? गणित के संदर्भ में करके सीखने से क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना। दूसरा ऑप्शन है, प्रश्न को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण या याद ना हो जाए। तीसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को हल करके या फिर पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न होंगे उनको करके अवधारणा का अधिगम करना यानी अवधारणा को सीखना। और चौथा है, स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गणित में करके सीखने से क्या अभिप्राय होगा? तो वो हो जाएगा, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा अधिगम करके सीखना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। जो आंकड़ों का प्रबंधन है वो किस चीज की अवधारणा को सम्मिलित करती है? पहला ऑप्शन है आपका, आंकड़ों का निरूपण। दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों का विश्लेषण। तीसरा है आंकड़ों का एकत्रीकरण। और चौथा है आपका आंकड़ों का संग्रहण। सही विकल्प का जो है हमें चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका आंकड़ों का निरूपण, ये तो सही होगा। दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है आपका आंकड़ों का एकत्रीकरण, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। यानी कि ए बी सी जो होंगे तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में दिया गया है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न यानी कि व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः पहला ऑप्शन है, कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है, पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका, तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। और चौथा है, कक्षा में श्याम पट्ट को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों एनसीएफ के अकॉर्डिंग? तो वो होगा आपका
तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यूनिसेफ समर्थित पहल बाला क्या है ना। यूनिसेफ द्वारा जो समर्थित पहल है बाला, ये क्या है? पहला ऑप्शन है बुक्स एज लर्निंग एड, दूसरा ऑप्शन है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तीसरा ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड और चौथा है ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। यानी कि बाला जो है इसका हमें फुल फॉर्म जो है बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो कि पहला ऑप्शन है छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने संलग्न करने के लिए तैयार करता है, तीसरा ऑप्शन है आपका छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है और चौथा है आपका छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना जो प्राइमरी लेवल है उसमें क्यों अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करने के लिए पैटर्न जो है दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्न को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड करना लिपिबद्ध किया गया है। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगा उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षणिक योजना के विकास के लिए, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वारीता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाब प्रश्न को समझने के लिए, है ना, को समझने के लिए और चौथा है विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो होगा आपका विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। यही जो होगा दोस्तों सबसे कम उपयोगी जानकारी होगी, है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा या भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीकी सबसे कम मददगार होगी? पहला ऑप्शन है आपका बच्चे को व्याख्या देने की भिन्न में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है आपका वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दो भिन्नों की साकार कल्पना करने में छात्रों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना और चौथा ऑप्शन है दो भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण करना। तो इनमें से दोस्तों सबसे कम मददगार कौन होगा इन फ्रैक्शन के बारे में समझाने के लिए बच्चों को? तो वो हो जाएगा बच्चे की व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ है भिन्न का छोटा होना। यही जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वतः शोध यानी कि ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जानना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विचार करना, तीसरा है अधिगम करना और चौथा है खोज करना। तो स्वतः शोध ह्यूरिस्को का क्या अर्थ होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
खोज करना है ना, खोज करना यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुश्री जेनी कक्षा दूसरी की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई इनमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी। इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। किस चीज पर जो है उसे काम करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और ज्यादा प्रश्न देने पर। दूसरा ऑप्शन है आपका पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर और फिर व्याकरण की ओर बढ़ने पर। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर। और चौथा है व्याकरण की केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समय मापने का कौशल नहीं है ना, जो समय मापने का, टाइम मापने का कौशल नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है घड़ी में समय देखना। दूसरा ऑप्शन है एक घटना की अवधि ज्ञात करना। तीसरा है समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। और चौथा ऑप्शन है रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। तो कौन सा जो होगा दोस्तों इनमें समय मापने का कौशल नहीं होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। यही जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित संकेत या फिर मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गणितीय पाठ्यक्रम को। दूसरा ऑप्शन है आपका गणितीय शब्दावली। तीसरा है गणितीय विचार और चौथा है ज्यामिति प्रमाण। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों ये 5 तरीकों को प्रदर्शित करेगा, तो वो हो जाएगा आपका गणितीय शब्दावली होते हैं ना, गणितीय शब्दावली। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में। दूसरा ऑप्शन है आपका छात्रों को मनोरंजित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा है समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप यानी कि अनलर्न करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वैन हले के जो ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु मतलब जिसके 2 भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर और 2 कोण बराबर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद होती है। तीसरा ऑप्शन सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। और चौथा ऑप्शन है सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है इसलिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सीमा यह जानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो है, सभी समबाहु जो है, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका एक कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा
गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है ना, लैंगिक पक्षपात का जो सूचक है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलता का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है आपका गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान के अवसर दिए जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है आपका लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। तो इसमें लैंगिक पक्षपात का कौन सा सूचक होगा, कौन उदाहरण होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। यही जो होगा दोस्तों लैंगिक पक्षपात का सूचक होगा किसमें, गणित सीखने में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके मैथ्स पेडागॉजी के प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करिएगा, शेयर, सपोर्ट और अपना प्यार जो है दोस्तों जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।